नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के षष्ठम प्रश्न पत्र अर्थात हिंदी विषय के अंतर्गत श्रुत सामग्री में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग चैप्टर पर बात करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग श्रवण या श्रुत प्रक्रिया क्या है के संबंध में आज चर्चा करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा पहला खंड है किसमें श्रुत सामग्री में प्रयुक्त शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति का जो प्रसंगानुकूल प्रयोग है, तो सबसे पहले यहाँ आता है श्रुत करने की बात, यानी श्रवण करने की बात। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं श्रुत या श्रवण प्रक्रिया। तो श्रुत या श्रवण प्रक्रिया को यदि हम लोग देखें, जो सामान्य अर्थ में हम लोग श्रवण प्रक्रिया के बारे में समझते हैं या मानते हैं, तो इसका जो सामान्य अर्थ है वह सामान्य तथ्यों को सुनने से लगाया जाता है। सामान्य अर्थ में श्रवण या श्रुत प्रक्रिया जो है वह क्या है? वह सामान्य तथ्यों को सुनने से अर्थ लगाया जाता है, को सुनने से संबंध माना जाता है। तो इसके संबंध में हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हम कथा सुनते हैं। कथा सुनना या हम कहें संगीत सुनना या व्याख्यान सुनना, ये सामान्य सुनना के अंतर्गत व्याख्यान सुनना आदि, ये सामान्य अर्थ में तथ्यों के सुनने से लगाया जाता है। और इसमें एक सबसे बड़ी विसंगति या एक सबसे बड़ा दोष जो निकल के आता है, जो सामान्य श्रवण या श्रुत प्रक्रिया की बात हम करते हैं, कि इसमें कथा समाप्त हो जाती है, कथा का समापन हो जाता है, फिर भी सुनने वाले को कथा के पात्र का सही जानकारी नहीं होता। कथा के पात्र की सही जानकारी का न होना, यह इसका एक विसंगति को परिलक्षित करता है। तो और इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो सामान्य अर्थ में सुनने की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो यह एक प्रकार की हमारी निरर्थक प्रक्रिया के रूप में दिखाई देती है। तो ये जो निरर्थक प्रक्रिया है, तो इसके प्रति जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, इस समस्या पर विचार किया, इस पर मंथन किया कि इस प्रकार की निरर्थक श्रवण प्रक्रिया को कैसे समाप्त किया जाए, इसको हम कैसे दूर करें कि वह सार्थक श्रवण प्रक्रिया के रूप में आ जाए। तो जब हम सार्थक श्रवण प्रक्रिया की बात करते हैं, तो उसमें 3 प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख है। यदि उनमें से किसी भी प्रकार की वह प्रक्रिया है, तो वह निरर्थक नहीं हो सकती, अर्थात उसमें सार्थकता हो जाएगी। तो उसमें हम बात करते हैं कि जो हमारी सार्थक श्रुत या श्रवण प्रक्रिया की बात हम करते हैं, तो इसमें 3 प्रकार की बात की गई कि अगर इससे संबंधित हैं, तो वह किस में जाएगा? वह हमारे सार्थक यानी निरर्थक नहीं होगा, यह निश्चित हो जाएगा। उसके अंतर्गत हम पहला बोलते हैं अवधानात्मक श्रवण प्रक्रिया, दूसरा हम रसात्मक श्रवण प्रक्रिया, और तीसरा जो प्रक्रिया की बात करेंगे, तीसरा आपका होगा विश्लेषणात्मक श्रवण प्रक्रिया। तो यह 3 के अंतर्गत किसी से भी संबंधित होगा, चाहे वो अवधानात्मक से हो, चाहे रसात्मक से हो या विश्लेषणात्मक, तो वह प्रक्रिया क्या होगी?
वह निरर्थक श्रवण प्रक्रिया नहीं होगी। यदि इनमें से कोई भी है तो वह निरर्थक नहीं होगी। तो चलिए इनमें से हम एक एक श्रवण प्रक्रिया के प्रमुख खंडों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवधानात्मक श्रवण प्रक्रिया। पहला खंड अवधानात्मक श्रवण प्रक्रिया। तो अवधानात्मक श्रवण प्रक्रिया की जब बात करते हैं तो इसका आशय होता है कि उस श्रवण प्रक्रिया से जिसमें छात्र श्रवण किए जाने वाले कथनों को आत्मसात करता है। अर्थात जब हम अवधानात्मक श्रवण प्रक्रिया को परिभाषित करें तो यह उस श्रवण प्रक्रिया से संबंधित है। किससे? उस श्रवण प्रक्रिया से जिसमें छात्र क्या करता है, जिसमें हमारा छात्र श्रवण किए जाने वाले कथनों को, जिस कथन को वो श्रवण कर रहा है, तो श्रवण किए जाने वाले कथनों को क्या करता है? कथनों को आत्मसात करता है। श्रवण किए जाने वाले कथनों को आत्मसात करता है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि इस श्रवण प्रक्रिया में छात्र क्या करता है? वह पूर्ण मनोयोग और रुचि के साथ कार्य करता है या श्रवण करता है। पूर्ण मनोयोग एवं रुचि के साथ। तो इस प्रकार के श्रवण में पूर्ण सार्थकता का समावेश होता है। तो इस प्रकार की जो श्रवण प्रक्रिया होगी उसमें क्या होगा? पूर्ण सार्थकता का समावेश होगा। अब यहां हम बात करते हैं कि जो अवधानात्मक श्रवण प्रक्रिया है यह पूर्ण सार्थकता को दिखा रहा है। तो इस प्रक्रिया को किन रूपों में हम देख सकते हैं? तो इन प्रक्रियाओं में जो सम्मिलित रूप हैं उनमें से हम पहले रूप की बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं मन की स्थिरता। तो यहां मन की स्थिरता से जो आशय है कि मन के स्थिर होने की बात करता है कि बालक श्रवण की जाने वाली सामग्री पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए मन को स्थिर करता है। यहां छात्र क्या करता है? पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए, पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए मन को स्थिर रखता है। मन को क्या करता है? स्थिर रखता है या मन को स्थिर करता है। तो यहां श्रवण किए जाने वाले तथ्यों को हृदय में आत्मसात करता है। जो श्रवण किए जाने वाला कथन है वह क्या करता है? वह हृदय में आत्मसात करता है। तो यहां श्रवण प्रक्रिया के लिए छात्रों में मन की स्थिरता की आवश्यकता होती है। छात्र का मन स्थिर नहीं होगा तो अवधानात्मक श्रवण की प्रक्रिया सफल नहीं होगी। तो यहां एक लाइन में यदि हम कहें कि मन की स्थिरता अवधानात्मक श्रवण के लिए आवश्यक है, वहीं हम दूसरे कथन की बात करते हैं। इसकी पहला था मन की स्थिरता, अब हम दूसरे खंड की बात करते हैं रुचि की उपस्थिति, यानी बच्चे में रुचि का होना आवश्यक है। रुचि की उपस्थिति। तो इसके लिए कि श्रवण की सामग्री छात्रों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। जो हमारी क्या होगी? श्रवण सामग्री वह छात्र की रुचि के अनुरूप होनी चाहिए। रुचि के अनुरूप होनी चाहिए, इसलिए रुचि की उपस्थिति की बात करते हैं। अगर श्रवण प्रक्रिया को सफल बनाना है तो सामग्री का जो प्रस्तुतिकरण हम करते हैं वह प्रस्तुतिकरण छात्रों की रुचि को ध्यान में रखकर करना चाहिए या छात्रों की रुचि के अनुसार करना चाहिए। और अवधानात्मक श्रवण की प्रक्रिया
पूर्णतः सफल उसी समय होगी जब हम छात्र की रुचि को ध्यान में रखकर हम श्रवण सामग्री को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर तीसरा खंड हमारा होता है शिक्षण सूत्रों के अनुसार प्रस्तुतिकरण। यहां हम कहेंगे किसके अनुसार, जो हमारे शिक्षण सूत्र हैं, टीचिंग मैक्सिम्स हैं, तो उन्हीं टीचिंग मैक्सिम्स के अनुसार, सूत्रों के अनुसार शिक्षक को छात्र के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। किसी सामग्री को, यानी सामग्री का जो प्रस्तुतिकरण है वह शिक्षण सूत्र के अनुसार होना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर के छात्र को पहले 2 लाइन की कविता, 1 लाइन के तथ्य को बताएं, 2 लाइन की कविता को बताएं, फिर 4 लाइन पे आए, फिर 6 लाइन पे आए। यानी कहने का आशय कि अगर हम सीधे बच्चे से 6 लाइन या 8 लाइन की कविता उन्हें सुनाएंगे या छात्रों को सुनाया जाएगा तो अवधानात्मक श्रवण की प्रक्रिया क्या होगी, पूर्णतः असफल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों का मन केंद्रित नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगला खंड की बात हम करते हैं, वह है सामग्री की उपयोगिता। यानी जो सामग्री हम बच्चे के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं वह कितना उपयोगी है। तो सामग्री की उपयोगिता को भी ध्यान में रखना है कि श्रवण के रूप में सामग्री यदि उपयोगी रूप में संपन्न होती है तो छात्र यह महसूस करेंगे या अनुभव करेंगे कि जो कुछ उनको सुनाया जा रहा है वह उनके जीवन के लिए उपयोगी है और प्रस्तुत विषय छात्र अन्य विषयों के द्वारा भी प्रस्तुत विषय से तुलना करके उसे आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सामग्री की उपयोगिता को भी ध्यान में रखना है। फिर अगले खंड में हम चलते हैं, अगली सामग्री की बात, कक्ष का वातावरण। तो स्वाभाविक है कि श्रवण के लिए हमें कक्ष का वातावरण उसी के अनुरूप रखना चाहिए। अर्थात यहाँ ये कह दें कि किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। श्रवण योग्य कक्ष का वातावरण शांत होना चाहिए और अवधानात्मक श्रवण सफल रूप में तभी संपन्न होगा जब यह विशेषताएं वहां उपलब्ध होंगी। फिर छात्रों की योग्यता, ये भी हमको ध्यान में रखना है कि छात्र की जो योग्यता है उसके अनुरूप हम श्रवण सामग्री को उनके सामने प्रस्तुत करें। छात्र का स्मृति स्तर, छात्र की जो स्मृति स्तर है उसके अनुसार, यानी जिन बच्चों का स्मृति स्तर उच्च है तो उनको उस तरह से, और जिनका निम्न है उनको उस तरह की सामग्री उनके सामने करनी चाहिए। और यदि जिन छात्रों का स्मृति स्तर निम्न होता है तो वे श्रवण सामग्री पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ दोनों को अगर साथ रखेंगे तो भी हमारे लिए व्यवधान की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह समस्त बिंदु अवधानात्मक श्रवण के क्या है, अनुबंधों के रूप में है। यानी इन अनुबंधों का होना आवश्यक है, चाहे वह मन की स्थिरता हो, रुचि की उपस्थिति हो, शिक्षण सूत्र हो, सामग्री की उपयोगिता, वातावरण हो कक्ष का, छात्र की योग्यता या स्मृति। तो ये हमारा अवधानात्मक स्तर श्रवण प्रक्रिया की बात हुई। इसके बाद दूसरी हमने बात किया था श्रवण प्रक्रिया के अंतर्गत, वह क्या था, वह था रसात्मक श्रवण प्रक्रिया। रसात्मक श्रवण की बात हम करते हैं। तो रसात्मक श्रवण सामान्य रूप से देखा जाए तो यह कविताओं और पाठों से संबंधित होता है। यह कविता या पद्य या काव्य इनसे संबंधित पाठ होता है। तो पद्य पाठों में रसानुभूति की अधिकता, चूंकि उसमें रस होता है। जैसे अनेक कविताओं को सुनकर छात्र भिन्न भिन्न प्रकार के भाव देते हैं। कुछ कविताओं को सुनेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएगी, कुछ कविताओं को सुनते हैं तो उनमें वीरता का भाव जागृत होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रसात्मक श्रवण है वह
श्रवण प्रक्रिया जो श्रोता को प्रस्तुत पद्य में समाहित, जो पद्य उसके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उस प्रस्तुत पद्य में समाहित जो प्रधान रसानुभूति है उसमें वह निमग्न कर देती है, यानी पूर्णतया उसी में मग्न कर देती है, जिससे श्रोता उसका पूर्ण रसानुभव कर सके या वह पूर्ण रसानुभव करता रहे। तो ये हमारा रसात्मक, इसके अंतर्गत भी विभिन्न माध्यम हैं, बिंदु हैं। तो इसके अंतर्गत हम पहले बिंदु की बात करते हैं कि भाव को ग्रहण करना। सबसे पहला बिंदु है भाव को ग्रहण करना। तो भाव को ग्रहण करने में यानी छात्र द्वारा जो प्रस्तुत सामग्री है उसके प्रधान भाव को वह ग्रहण कर ले, जिसका वह अनुभव करना, यानी वह अनुभव क्या करे, करता है। और बालक के यदि तो बालक के सामने हम सामग्री प्रस्तुत किए हैं और कोई बालक प्रस्तुत सामग्री में समाहित रसों का भाव ग्रहण करने में क्षमता नहीं रखता तो रसात्मक श्रवण का पात्र ही नहीं बनेगा। हम उसके सामने हास्य की कविता करें और वह नीरस भाव लिए हुए रहे तो फिर वह इसके पात्र नहीं है। तो भाव ग्रहण की प्रक्रिया रसात्मक श्रवण की प्रथम शर्त है। अगर हम रसात्मक श्रवण की बात करते हैं तो भाव ग्रहण क्या है, उसकी पहली शर्त है। फिर दूसरी की बात हम करते हैं कि छात्र के हाव भाव में परिवर्तन। छात्र के हाव भाव में परिवर्तन। तो हाव भाव में परिवर्तन से आशय क्या है कि छात्रों के हाव भाव किस तरह से परिवर्तित हो। यदि छात्र के हाव भाव की बात करते हैं तो कविता श्रवण के समय वह परिवर्तन होता है। कविता सुनते समय उसकी मुख मुद्रा, उसके हाव भाव क्या होंगे, वह परिवर्तित होंगे। जैसे करुण रस की कविता हम सुना रहे हैं और करुण रस की कविता सुनकर छात्रों की आंखों में आंसू आ जाए तब तो वह सफल है, और नहीं तो फिर करुण रस का कोई मतलब ही नहीं है। उसकी मनोदशा में परिवर्तन होगा तो रसात्मक श्रवण क्या होगा, रसात्मक श्रवण संपन्न होगा। तीसरी चीज विषय के साथ तादात्म्य का होना। तीसरी चीज हम कहेंगे कि विषय के साथ तादात्म्य। तो विषय के साथ तादात्म्य का आशय क्या है कि जब छात्र विषय से पूर्णतः संबद्ध नहीं होगा तब तक रसात्मक श्रवण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी या संपूर्ण नहीं होगी। जैसे छात्रों के समक्ष किसी शिक्षक के द्वारा हास्य रस की कविता का प्रस्तुतिकरण किया गया और उसे सुनने के बाद छात्र हंसने लगे तो इस स्थिति में रसात्मक श्रवण संभव होगा, और यदि सुनने के बाद वह नहीं हंसता है तो रसात्मक श्रवण संभव नहीं है। तो यहाँ छात्र का विषय से तादात्म्य अनिवार्य रूप से संबंधित होना चाहिए, अनुबंधित होना चाहिए। फिर चौथा आता है भाव विभोर होना। चौथा खंड क्या है, भाव विभोर होना। तो श्रवण इस यानी रसात्मक श्रवण की जब हम बात करेंगे इसमें बालक में हाव भाव जो है यानी वह भाव विभोर हो जाए। जैसे बालक किसी कविता को जब रसात्मक रूप में श्रवण करेगा तो रोमांचित होकर भाव विभोर हो जाएगा। कविता का जब पूर्ण आनंद लेते हुए उसके रस में वह निमग्न होगा या निमग्न हो जाएगा तो उस स्थिति में रसात्मक श्रवण का आभास होता है। और कविता के श्रवण के बाद यदि छात्र भाव विभोर की स्थिति में नहीं पहुंचता तो फिर रसात्मक श्रवण संभव नहीं होता। और फिर रस के आधार पर जैसा रस हो, रस के आधार पर अनुभूति, अर्थात वीर रस का है तो वीर रस की अनुभूति हो, करुण रस का है तो करुण रस की अनुभूति हो। तो जिस तरह की रस की बात करें उसके अनुसार उसकी अनुभूति होनी चाहिए। और अंतिम रसात्मक के अंतर्गत भावानुकूल भाषा का प्रयोग,
अर्थात जैसी रस के भाव हो उसी के अनुकूल हमें क्या करना चाहिए, हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वीर रस का भाव हम देना चाहते हैं और भाषा करुण रस की डाल दे, तो फिर वह रसात्मकता को नहीं ला पाएगी। फिर तीसरा खंड हम लोग देखिए, कौन सा, विश्लेषणात्मक श्रवण। विश्लेषणात्मक श्रवण किस तरह का श्रवण, विश्लेषण शब्द को हम सभी जानते हैं। तो विश्लेषण की जब बात करते हैं तो कठिन शब्दों पर विशेष ध्यान। विश्लेषणात्मक श्रवण में हम क्या देखते हैं कि जो उसमें कठिन शब्द हैं उस पर विशेष ध्यान। कठिन शब्दों पर विशेष ध्यान। जैसे किसी श्रवण प्रक्रिया में बालक पीतांबर शब्द को सुना, अब जो वो सुन रहा है तो वहां बीच बीच में हमको विश्लेषण भी करना है, यानी उसे तोड़कर उसके भाव को समझाना। तो पीतांबर को सुना तो उसका विश्लेषण करते हुए वे उसके वास्तविक अर्थ पर पहुंच जाए, ये विशेष ध्यान देना है विश्लेषणात्मक में। तो इसके लिए क्या होगा, वह संधि करेगा, संधि विच्छेद करेगा। पीला, पीत धन अंबर, पीतांबर, या उसका समास विग्रह करेगा, पीला अंबर है जिसका, अर्थात कृष्ण की बात हो रही है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ। तो विश्लेषण प्रक्रिया में कठिन शब्दों की पहचान हम सरलता से, सहजता से, सहज और बहुत ही सुरम्यता से कर लेते हैं। फिर दूसरा है भाषाई तत्वों पर ध्यान। दूसरा क्या है, भाषाई तथ्यों पर ध्यान। जो भी तथ्य हम ले रहे हैं उसकी भाषा पर हमको ध्यान देना है, जिससे उसका विश्लेषण करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। जैसे किसी अलंकारिक कविता को सुनने के बाद, कोई कविता हम पढ़ रहे हैं और उसमें अलंकार का प्रयोग किया गया, तो उस अलंकारिक कविता को सुनने के पश्चात छात्र के मन में कोई भाव नहीं उठते तो वह विश्लेषणात्मक श्रवण है ही नहीं। और सुनने के बाद छिपे अलंकार और रस को वो पहचानने की कोशिश करे और पहचान ले, तब हम ये कहेंगे कि उस वहां पर कविता वह सुंदर रूप में आई है और श्रवण को विश्लेषणात्मक श्रवण की संज्ञा दी जाएगी। फिर तर्क और चिंतन की प्रधानता, अगले खंड की बात, वहां पर क्या होना चाहिए, तर्क एवं चिंतन की प्रधानता होनी चाहिए। तर्क और चिंतन की प्रधानता से आशय क्या है, विश्लेषणात्मक जब श्रवण की बात हम कर रहे हैं तो तर्क और चिंतन की प्रधानता क्यों है, क्योंकि श्रवण के पश्चात जब बालक उस पर तर्कपूर्ण विचार करे या न करे, दो स्थितियां बनेगी, करेगा या नहीं करेगा। तो मानते हैं पहले कि वह नहीं करता, तब उसकी विश्लेषणात्मक श्रवण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी अगर वो नहीं कर रहा है। जैसे शिक्षक कहता है कि गाय एक पालतू जानवर है, हमने एक उदाहरण दिया, शिक्षक के द्वारा एक उदाहरण दिया गया, गाय एक पालतू जानवर है। और इस कथन को सुनने के बाद छात्र सुने हुए जो कथन का विश्लेषण करने पर यह पता है, यह जान पाता है या उसे यह ज्ञात होता है कि गाय दूध देती है, उसके गोबर से खाद बनता है, बछड़े जो है उसके हल चलाने के काम आते हैं, और गाय के अन्य विभिन्न हमारे धर्म में गाय को माता मानी गई है, यह गाय पूजने योग्य है। तो इस स्थिति में विश्लेषणात्मक श्रवण की प्रक्रिया क्या होगी, पूर्ण होगी, और यहां चिंतन और तर्क की स्थिति नहीं आएगी तो विश्लेषण की प्रक्रिया या विश्लेषणात्मक श्रवण की प्रक्रिया अपूर्ण होगी। वहीं पर अगले तथ्य की बात हम करते हैं, नवीन तथ्यों की खोज, अर्थात श्रवण के बाद वह उसमें नवीन तथ्य पर विचार करे। जैसे एक कथन उसने सुना कि कुत्ता वफादार जानवर है, अब इस कथन की सामान्य श्रवण की प्रक्रिया तक सीमित करने की बात करें और दूसरी तरफ विश्लेषणात्मक श्रवण की बात करें। तो विश्लेषणात्मक जो श्रवण में है, बालक विचार करके उसमें नवीन तथ्य की खोज करता है, यह घर की रखवाली करता है,
स्वामी के सामने दुम हिलाता है, वह उसकी आज्ञा का पालन करता है, अनजान व्यक्ति को घर में आने नहीं देता, उसे देखकर भौंकता है, या और कई चीजें इस तरह से वो नए तथ्यों को वहां खोजेगा, तो वह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत जाएगा। फिर आता है उच्चारण पर विशेष ध्यान, यानी जो उच्चारण की प्रक्रिया है उस पर विशेष ध्यान। क्योंकि भाषा हिंदी में उच्चारण जैसा होगा वैसे लेखन, तो उच्चारण की प्रक्रिया पर उसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर वाक्य विन्यास, जो हमारा वाक्य विन्यास है उस पर भी जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, विश्लेषणात्मक श्रवण पर कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। वाक्य विन्यास का मतलब होता है व्याकरणिक दृष्टि से हम उसका वाक्य निर्माण करें, अर्थात उचित स्थान पर कर्ता हो, उचित स्थान पर कर्म हो, उचित स्थान पर क्रिया हो, कर्म क्रिया कारक वचन आदि सब अपने यथोचित रूप में हो, तब हमारा वाक्य विन्यास उचित होता है। और इस तरह से हम देखते हैं इन शर्तों पर यदि है तो वह श्रवण विश्लेषणात्मक श्रवण के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने विश्लेषणात्मक श्रवण, रसात्मक श्रवण और बोधात्मक या अवधानात्मक श्रवण की बात किया, अर्थात आज श्रुत या श्रवण प्रक्रिया की बात की है। फिर अगले खंड में श्रुत सामग्री में जो शब्द हैं उसका क्या महत्व है उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।